हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 को करते हुए की है। बेटा, मैं पिछले 27 दिनों से रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। सेट नंबर 1 से लेकर मैं सेट नंबर 27 तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। मैं आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर टारगेट एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है, इस टारगेट को हासिल करने के लिए आज हम लोग सेट नंबर 28 पर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, सारे के सारे शेर और शेरनियों जुड़ जाइए भैया। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेशन को। सेट नंबर एक बार फिर से चेक करेंगे, सेट नंबर 28। डेट चेक करेंगे 2407/2023। शिफ्ट कौन सी है बेटा? सेकंड शिफ्ट है। शिफ्ट कौन सी है? सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं है, दैट इज फोर्थ शिफ्ट। यानी इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 4 दिन, एक दिन में 4 बार एग्जाम करवाया। तो अभी आपके पास में जो गिवन क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको बताना है, यू विल हैव टू गिव आंसर इन सिनोनिम मैनर। द हॉट सन एनर्वेट द लेबरर टू एक्सटेंड दैट ही कोलैप्स्ड। तो एनर्वेट का पहले तो मीनिंग समझ लीजिए। एनर्वेट का मतलब होता है किसी को कमजोर करना। क्या करना? कमजोर करना। तो ये जो धूप पड़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, जो लेबरर हैं वो क्या हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं और वो कोलैप्स्ड हो रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वो बेहोश भी हो रहे हैं या कमजोर भी हो रहे हैं। तो सारे वर्डों को देख लेते हैं। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है? लेसन। किसी चीज को क्या करेंगे हम लोग? कम कर देंगे। वीकेंड का मतलब भी अभी आपको बताया, यानी कि कमजोर करना। फीबल भी बोल सकते हैं कमजोर को। एनर्जाइज को मतलब होता है ताकतवर बनाना, यानी रोबस्ट बोल सकते हैं। एलिविएट का मतलब होता है बढ़ता हुआ, यानी प्रोग्रेस करता हुआ, तरक्की करता हुआ या ऊपर की तरफ जाता हुआ। अभी ज़रूरत किस चीज़ की हमको? यू विल हैव टू आंसर इन सिनोनिम मैनर। सो इफ़ यू सी हियर वी हैव अ वर्ड कमजोर एंड वी हैव टू गिव इट्स फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 2, वीकन इज द फाइनल आंसर। क्लियर टू यू? ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड विद द सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ है एक्सुर्बेंस। एक्सुर्बेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की क्या हो? अधिकता हो जाए। किसी चीज की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। ठीक है, अधिकता हो जाए, लिमिट से ज्यादा, है ना, मोर देन लिमिट। पहला जो वर्ड है हमारे पास में वो है वाइब्रेंस, और वाइब्रेंस का मतलब होता है कंपन। ठीक है। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है? निष्पक्षता, है ना, कोई भी चीज क्या हो, बिल्कुल जस्ट हो, न्याय संगत हो। लेजीनेस का मतलब क्या हो जाएगा? लेथार्जी। लेथार्जी यानी आलस। सिंपैथी का मतलब क्या हो जाता है? सहानुभूति, है ना, किसी के प्रति क्या हो, हमारी सहानुभूति हो। एम्पैथी हो, सहानुभूति। ठीक है। तो अब आप बताइए, यहां पर अधिकता को दर्शाया जा रहा है। सहानुभूति का अधिकता से कोई लेन देन बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा। सहानुभूति, एक्सुबरेंस का मतलब होता है अधिकता, यानी किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो। क्या हो? एनर्जी टाइप का हो। यहाँ पे अधिकता क्या है? एनर्जी को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? एनर्जी को। तो लेजीनेस तो हो नहीं सकता। न्याय और अन्याय की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 1, वाइब्रेंसी। वाइब्रेंसी का मतलब क्या होता है? कंपन, यानी अधिकता, यानी उसके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड किससे रिलेट करता है? थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो एंटोनिम्स को बताता है। किसको बताता है? एंटोनिम्स को। तो अब एंटोनिम्स को चेक कर लेते हैं। माई कंप्लेंट क्या बता रहा है बेटा? ये हमारे पास में एंटोनिम्स को इंडिकेट कर रहा है। तो लिखा हुआ है हमारे पास में, माई कंप्लेंट इज दैट द गार्डनर डोजेज ऑफ ड्यूरिंग द वर्क। डोजेज ऑफ का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा झपकी लेना या हल्की सी लाइट स्लीप बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो टेक अ नेप। टेक अ नेप का मतलब भी क्या होता है? झपकी लेना, दोपहर के टाइम पे हल्की झपकी ले लेना। ठीक है। तो मेरी जो कंप्लेंट है ना, दैट इज दैट, मेरी जो शिकायत है, कंप्लेंट मतलब यहाँ पर क्या है? शिकायत करना है ना। कि मेरी यही शिकायत है कि जो गार्डनर है वो क्या करता है काम के दौरान, क्या टेक अ नेप कर लेता है, झपकी ले लेता है। पहला वर्ड है डेमर। डेमर का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, किसी चीज पे आपत्ति होना, ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है कार्प। कार्प का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, सो क्रिटिसाइज हो जाएगा। चैलेंज का मतलब क्या होता है? किसी को चुनौती देना।
ठीक है, चैलेंज करना, बैट करना, किसी को चुनौती दे देना। और प्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को एडमायर करना, प्रशंसा करना। इफ यू सी इन द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू कंप्लेंट समवन, आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट की शिकायत कर रहा है, अपने मित्र की शिकायत कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा जो फ्रेंड है वो कह रहा है नहीं भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। कंप्लेंट का अपोजिट क्या होता है, प्रेस होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 किससे जुड़ा हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 किससे जुड़ा हुआ है, एंटोनिम से जुड़ा हुआ है। आपको अपोजिट बताना है गिवन वर्ड का। क्या बताना है, अपोजिट बताना है। द लिजार्ड्स लाइट ब्राउन स्किन एक्ट एज कॉम्यूफ्लेज। कॉम्यूफ्लेज का मतलब होता है छल आवरण। क्या होता है बेटा, जो बिल्कुल क्लियर ना दिखाई दे, है ना, छल आवरण, छलावरण, ये होता है बेटा कॉम्यूफ्लेज का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास में जो इंडिकेटेड वर्ड है वो क्या है समझ लीजिए। जो जो छिपकली होती हैं वो रेगिस्तान में क्या होती हैं, छिप जाती हैं, छल आवरण कर लेती हैं। तो पहला वर्ड है वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि डिसअपियर। ठीक है, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, कम टू लाइट, कम टू लाइट यानी रोशनी में लाना। क्लोथेड का मतलब क्या होता है, किसी को ढक देना, कवर कर देना, कपड़े से ढक देना, कवर कर देना। ऐसे ही मास्क्ड होता है, मास्क का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को मतलब कवर कर देना, है ना, हाइड कर देना, मास्क कर देना ना। यहाँ पर है छल आवरण, यानी किसी से छल कर रहे हैं, किसी चीज को हमने क्या कर दिया है जो क्लियर नहीं है, जो क्या है एम्बिगियस है। कैसी स्थिति है, दुविधापूर्ण है, जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है हमको। अब हमको क्या करना है, कोई चीज छिपी हुई है तो उसको क्या कर देंगे आप, कम टू लाइट यानी कि उजागर कर देंगे। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 किस सीरीज से बिलोंग करता है एक बार देखिए बेटा। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालते हैं तो हमको पता चलता है कि ये किसको बताता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बताता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो था सिनोनिम के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था एंटोनिम्स के लिए, यानी 2 क्वेश्चन सिनोनिम, 2 एंटोनिम्स के, 4 क्वेश्चन हो गए। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, है ना, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, जोखिम उठाता हो और नए नए विचारों को लेकर आता हो, नए नए आइडियाज को लेकर आता हो। तो पहला वर्ड है हमारे पास में रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब होता है डगमगाना, डगमगाना। ठीक है, अपनी पोजीशन से हिलते डुलते रहना। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी, और मेरे ख्याल से बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। और मिथ का मतलब क्या होता है, कल्पित, यानी कल्पना करना, कोई मिथ हो, इमेजिनेशन। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, निराश व्यक्ति होता है। डेस्परेट का मतलब क्या हो जाता है, निराश, यानी कि डिसअपॉइंटेड। क्लियर। अब क्या करना है आपको, आपको बताना है ऐसा व्यक्ति जो रिस्क उठाता हो, यानी कि एडवेंचरस है। कैसा होता है, एडवेंचर करने वाला, रोमांचक ना। क्वेश्चन नंबर 6। टू मूव और ट्रेवल बैक फोर्थ फ्रिक्वेंटली, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बोला गया है कि हमको मूव करना है या ट्रेवल करना है बैक एंड फोर्थ, आगे की तरफ को जाइए और फिर पीछे की तरफ को आइए, ऐसा मूवमेंट करना है आपको। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में शटल। शटल का मतलब होता है चलना फिरना, चलना फिरना। फिर दिया हुआ हमारे पास है वर्ड रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है टूटना, ब्रेक। फिर दिया है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है पेरेंट्स, यानी कि पालने वाले, पालक। ग्रैपल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ग्रिप कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है, होल्ड कर लेना। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, मूवमेंट वाला वर्ड चाहिए। इनमें से कौन सा वर्ड है मूवमेंट वाला, नंबर 1। आपने वर्ड सुना है स्पेस शटल, स्पेस शटल सुना है आप लोगों ने, अंतरिक्ष विमान जो होता है। तो जो अंतरिक्ष विमान होता है वो चलता फिरता है ना, इसलिए उसको स्पेस शटल भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब 7 किसको डिनोट करता है वो देखिए। अच्छा, थोड़ा सा एक बार फिर से फ्लैशबैक करेंगे। 2 सिनोनिम हो गए, देन 2 एंटोनिम हो गए, और वन वर्ड के भी अभी कितने आए हैं, 2 ही क्वेश्चन आए हैं। अब आ जाते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। अब बोला गया है पास द बग। पास द बग का मतलब होता है किसी पे आरोप लगा देना, ब्लेम कर देना किसी को। ठीक है, किसी पे क्या कर देना, आरोप लगा देना। ठीक है, एक्यूज्ड। तो क्या करेंगे, आंसर जल्दी ढूंढिए। अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया, ये वर्ड आ गया, ब्लेम अनदर पर्सन।
यही आंसर है। दूसरों पर आरोप लगाना, पास द बग, दूसरों पर आरोप लगाना। क्लियर हुआ? क्या किया गया उसके अंदर, हम लोगों ने दूसरों पर आरोप लगा दिया। मेरे ख्याल से आसान था ये, है ना। पास द बग या कमेंट पास करना, पास द बग्स मतलब कमेंट पास कर देना। ठीक है, तो मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, और जो सर डेटा कंटेंट आपको प्रोवाइड, जो सर आपको डेटा दिया जा रहा है वो एक अच्छा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, एग्जाम लेवल का डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आइज। अच्छा, हैरी हमेशा अपनी आंखों से बोलता है, बहुत बढ़िया। बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक, लेकिन वो हमेशा राजनीतिक नहीं होता। अच्छा, तो देखिए कभी स्पीक हिज आइज वर्ड तो कभी होता ही नहीं है। डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता, यानी कि वो माइंड की बात हो रहा है, हमेशा कैसी बात करता है, स्पीक हिज माइंड का मतलब क्या होता है, समझदारी भरी बातें करना। वो कैसी बात करता है, हमेशा समझदारी भरी बातें करता है। तो आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर 3, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, बाकी सब नहीं होते। रीड हार्ट्स, लिसन द हिज ईयर, स्पीक द टंग्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब 9 किसको बिलोंग करता है बताइए? ये बताता है इनकरेक्ट स्पेलिंग को। किसको बताता है? इनकरेक्ट स्पेलिंग को। तो अगर आप पूरा थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं तो आपको एक चीज़ ये समझ में आती है कि ये जो सेंटेंस है हमारे पास में, पास द बग, ये क्या है बेटा? आइडियम्स है ना। अब इसको जस्ट अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे? आइडियम्स के बाद में दूसरा भी आइडियम्स आया है, यानी कि अभी तक 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड और 2 इडियम एंड फ्रेजेस पर आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? कोई रास्ता हो, यानी एंट्री गेट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज क्या हो, एक जगह पर रखी हो, स्थाई हो। अच्छा, स्टेशनरी की स्पेलिंग गलत है यार। यहाँ पे बीच में आई और एन के बीच में एक ओ जुड़ेगा। आई, TIONARY, ये होना चाहिए इसकी स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, ब्रीफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या छोटी हो, शॉर्ट हो। थंडर का मतलब क्या होता है बेटा? थंडर का मतलब क्या होता है? जैसे बादलों की जो आवाज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेघ, मेघ गर्जना। क्या बोलते हैं इसको? मेघ गर्जना। क्लियर? बादलों की जो गरज होती है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 10 क्या कर रहा है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। आपको गलत स्पेलिंग को सही करके देना है, कौन सी स्पेलिंग सही होगी, कौन सी गलत होगी। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारे पास में वो है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है? छाप। जैसे पेपर के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर कुछ प्रिंट कर देते हैं तो इम्प्रिंट हो जाता है। दिमाग में कोई बात छप गई तो इम्प्रिंट हो गया। प्रीशियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती हो, है ना, बहुमूल्य हो। विशिशियस की स्पेलिंग को थोड़ा सा देखेंगे तो मेरे हिसाब से विशिशियस की स्पेलिंग गलत है। पहले तो मैं मीनिंग सही करूँ इसका। मैं, शातिर व्यक्ति होता है, चालाक। विशिशियस में कभी एस नहीं आता है, यहाँ पे कभी एस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। धूर्त तरह का व्यक्ति हो, चालाक हो, कनिंग हो, एस की जगह पे क्या आएगा बेटा? सी आएगा। ठीक है। और हॉर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे किसी की कोई कर्कश आवाज हो, जिसका व्यवहार बहुत खराब हो, है ना, आवाज भी थोड़ी खराब हो, तो कर्कश मतलब, एक मिनट, कर्कश का मतलब होता है कैकोफोनी। क्या होता है? कैकोफोनी, जिसकी आवाज सुनने में हमको जरा खराब सा लगे, मन को अच्छा नहीं लगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी, कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 11। 11 पर आते हैं और 11 क्या बता रहा है उसको देख लेते हैं। अब 11 वाला बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग का मतलब ये है कि आपसे पूछ लिया गया है सिनोनिम। तो देखिए, ये भी सिनोनिम पूछने का एक तरीका है। लिख कर नहीं आ रहा कि सिनोनिम है, लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे छिपा हुआ लिखा हुआ मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी सबसे योग्य मीनिंग बताइए। अब क्वेश्चन 11 पे देखिए, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? किसी से बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। ठीक है। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिवेंज। सॉरी, आउटपुट, आउट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। ठीक है, एक मिनट, साफ साफ लिख दें थोड़ा सा। बच्चे लोगों, अच्छे से मेहनत करो बेटा, है ना। सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अगर पढ़ा जाए, आप केवल वही कंटेंट पढ़ें जो एग्ज़ाम से मैच करता है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। अब आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ोगे, इधर उधर का पढ़ते रहोगे, कंटेंट रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हो, या शुरू हो गए हो कहीं से भी, तो भैया ये तो सागर है, ये तो समुद्र है, कहाँ कहाँ पे गोते खाते फिरोगे समुद्र के अंदर, कोई किनारा भी नहीं मिलेगा, है ना। और जब तक किनारा मिलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी बेटा, कई बच्चे निकल गए होंगे आपसे आगे, जब तक किनारा मिलेगा। अच्छा, रिवेंज का मतलब क्या होता है? किसी से बदला लेना, बदला लेना, लेना, बदला लेना। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अनुभूति करना, है ना। किसी चीज़ को हम क्या करते हैं? अनुभूत करते हैं, फील करते हैं किसी चीज़ को। क्या करते हैं बेटा? हम लोग फील करते हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है हमारे पास है पैम्पर। पैम्पर का मतलब क्या होता है? लाड़ या दुलाल करना, यानी कि अडोर करना। ठीक है, तो अब देखेंगे, आपके पास में बदला लेने वाला वर्ड है, आपको यही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, बदला लेना। क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 पर आ जाते हैं, और 12 क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। 12 वाले में अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। इसमें ग्रामेटिकल दिया गया है बेटा। कैन के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू कैन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बेटा एक वर्ब नहीं है, एक नाउन है। क्या है? नाउन है, और हमको चाहिए वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब। तो शुरू हो जाइए। डिपेंड के साथ में हमेशा ऑन आता है, ये बात तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड क्या है? वर्ब है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। डिपेंडेंट तो आश्रित होते हैं, जैसे मेरे फादर एयरफोर्स में थे, ठीक है, तो अब मैं क्या हो गया हूँ? उनका डिपेंडेंट हो गया हूँ, है ना। मेरे पास एक डिपेंडेंट कार्ड है, मैं उससे, उसकी हेल्प से जो भी मेरे को फैसिलिटी मिलती है डिपार्टमेंटल, वो हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वो डिपेंडेंट कार्ड होता है, आश्रित कार्ड। यहाँ पे क्या है? डिपेंड होना, वर्ब के बारे में चर्चा हो रही है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, डिपेंड ऑन। चलिए, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, वो कैसे काम करेगा। 13 नंबर में आपको अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक भरना है, और ये जो आया है बेटा, ये होमोनियम्स चैप्टर से रिलेट कर कर आया है। किससे आया है? होमोनियम्स चैप्टर से रिलेट कर कर आया है। होमोनियम्स का मतलब होता है जो एक समान दिखाई दे, एक समान हमें सुनाई देते हैं। ऐसे दिख सुनाई भी देते हैं, और हल्के हल्के एक जैसी हमशक्ल भी होते हैं थोड़े थोड़े। आप ऐसा मान सकते हैं ये चाचा ताऊ के लड़के होते हैं। क्या होते हैं? ये चाचा ताऊ के लड़के होते हैं। हमको पता करना होता है इनमें से फूफा का लड़का कौन है। ठीक है, चलो देखेंगे। द रूम वाज वेरी डैश। कमरा क्या है? बहुत ज़्यादा। अब क्विल्ट का मतलब समझ लीजिए रजाई होता है। क्विल्ट का मतलब क्या होता है? रजाई। रजाई ओढ़ते हैं ना सर्दियों में, वो। क्विट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा शांत। क्वाइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, यानी लीव। और इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? इनफ हो, पर्याप्त मात्रा में हो हमारे पास में। अब कमरे को क्या चाहिए? पर्याप्त, या छोड़ देना, या शांति। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। कमरा कैसा था? शांत था, शोर नहीं था वहां पे। अब कमरा रजाई थोड़ी ना था कि रजाई ही कमरा था, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है, मैंने कौन सा टिक किया, एक बार फ्लैशबैक करूं मैं इसको। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 कैसे काम कर रहा है, 14 पे हम चर्चा कर लेते हैं। 14 में बेटा फ्रेजल वर्ब का पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फ्रेजल वर्ब। अब देखिए, अभी जितने 28 सेट नंबर पे मैं आ गया हूँ, आई थिंक मेरी नॉलेज के अंदर ये शायद फ्रेजल वर्ब से ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है अभी तक। मतलब जितने भी सेट कराए हैं उनमें से फ्रेजल वर्ब के ऊपर अभी 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए। और निश्चित सी बात है, कंफर्म बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे फ्रेजल वर्ब के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो एक चीज़ आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके एग्जाम में वो जो 1 मार्क प्लस होगा, पूरे तो करने नहीं है, ओवर मत करो। प्रीवियस ईयर में एसएससी की जितनी भी ब्रांचेस है, जहाँ जहाँ पे ये फ्रेजल आए, बस वो कवर कर लो यार। कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेरे हिसाब से। इतने, इससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे 2023-24 के अंदर। 50 ही फ्रेजेस आए होंगे ओवरऑल एग्जाम के अंदर। मैं भी इसको लेकर आऊँगा, कलेक्शन में बना रहा हूँ फ्रेजल वर्ब का, तो कुछ समय बाद में मैं ये डेटा आपको डिलीवर कर दूंगा मैं, जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे। देखिए, तो पहला जो वर्ड है
पास अवे, पहले तो सबके मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद में मैं सेंटेंस को ऊपर सेट करूंगा। मृत्यु होना, पास अवे। अच्छा, पास डाउन का मतलब क्या होता है? पास डाउन का मतलब होता है किसी को एक चीज से दूसरी तरफ को देना। पास आउट का मतलब क्या होता है? प्रसारित करना, प्रसारित करना। या पास आउट का मतलब ये भी होता है आप परीक्षाओं में सफल होकर आगे को निकल जाते हैं। और पास्ड इन, तो अब देखिए, द डिटेल वर डैश फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन विद इन नो टाइम। डिटेल को पहले पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या कर दिया गया? पास डाउन कर दिया गया। पास डाउन हो जाएगा। पास डाउन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर कर देना। क्या हो जाता है? किसी चीज को क्या करना है? ट्रांस, एस नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर कर देना, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा सेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। अब ये 15 कैसे काम करता है, 15 को देख लीजिए। मैं आपको बार बार एक ही चीज याद दिला रहा हूं बेटा, एक ऐसा चैप्टर जो एसएससी वालों ने हर बार पूछ रहे हैं आपसे, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? आर्टिकल चैप्टर। सीजीएल को पता नहीं क्या हो गया है, एक आर्टिकल के क्वेश्चंस वो लेकर आ रहा है, इस चैप्टर को उसने टारगेट कर लिया 2023 के अंदर। और एक सिंपल चैप्टर भी होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं +1 आपके लिए रखा है। अगर अब ये चैप्टर तैयार है तो +1 हो जाएगा, और नहीं है तो भैया फिर बैठे रहो फिर। ठीक है भैया, वारियर, वारियर का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है? योद्धा। वारियर में वा की आवाज आ रही है। अच्छा, पहले एक हल्का सा फ्लैशबैक कर दूं मैं। आ से लेके अंगा तक आएगा तो क्या हो जाएगा? एन। वहीं कहीं पर का से लेके ज्ञात तक आएगा तो क्या करेंगे? ए। तो वारियर में वा की आवाज आ रही है, तो ये तो हो गया कैंसल आउट, ये तो नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास में दा बचा। द वारियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। रा की आवाज आ रही है, और रा में हम लोग का खा गा ए का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं, यहाँ पे ए हो सकता है। टू अटैक ऑन एन लायन। लायन में किसकी आवाज आ रही है? ला की आवाज आ रही है, और का से लेके ज्ञा के बीच में आता है लायन, ला आता है। इस वजह से यहां पर आना चाहिए था ए, लेकिन यहां पर क्या आ गया? एन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं अगर देख पा रहा हूं प्रॉपरली, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पर भी राइट है। राइट में किसकी आवाज आ रही है? रा की आवाज आ रही है। तो का से लेके ज्ञा के लिए हम लोग को क्या लगाना था? ए लगाना था, लेकिन आ क्या रहा है? एन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा प्रॉपर आंसर है। देखिए, वारियर से पहले द आ रहा है, द वारियर वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अटैक द लायन हाइडिंग इन द केव। ठीक है, योद्धा के पास में सही मौका था शेर के ऊपर अटैक करने का, जब वह किसमें था? गुफा में छिपा हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्लीज बेटा ये वाले चैप्टर को कर लीजिए आप, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको कर लीजिए। स्पेशल ऑफलाइन बैच वाले बच्चे भी, मेरे को बड़ा अजीब लगता है इतनी मेहनत कराने के बाद में भी जब आप लोग सिंपल वाले क्वेश्चन खराब कर कर आते हो तो बड़ा मन दुखता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेटा हमारी पहचान आपसे ही है, आपका सिलेक्शन होगा तो हमारा ऑटोमेटिक है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, हम चाहे कितने ज्ञानी बने रहें, तो हमारी कोई पहचान नहीं है। एक टीचर की पहचान कौन होता है? उसका स्टूडेंट होता है ना। करते रहिए और होगा सिलेक्शन, है ना। अभी पहले बच्चे याद करके नहीं आते थे, कल परसों वोकैब याद कर कर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों ने वोकैबलरी याद की। देखेंगे, राकेश विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं फॉर्मूला ड्रॉ कर दूं यहाँ पर। मैं पहले बड़ा वाला फॉर्मूला ड्रॉ करता हूँ जानबूझकर, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है उनको पता नहीं होता है। देखिए, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू मेक पैसिव वॉइस। हियर वी हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दीजिए, फिर आ जाएगा हमारे पास में विल और शैल, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह पर आ जाएगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट बन जाएगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में हो जाएगा। अब कैसे करना है, क्या करना है देख लीजिए। यानी कि हमको एक चीज समझ में आई, विल शैल के नीचे विल शैल है और सिर्फ बी जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? बी थर्ड फॉर्म। पहले वाले में वाज आ रहा है, कैंसिल हो गया। थोड़ा सा और देखते हैं, फोर्थ वाले में इज आ रहा है, कैंसिल हो गया। थर्ड वाले में विल हैव आ रहा है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 ही है जो सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल कर रहा है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एक बार फॉर्मूले को आप मैच करेंगे, क्लियरली समझ में आएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई इतना हार्ड नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं बेटा।
ओके जवानों, बढ़ते चलते हैं आगे की तरफ, वीर तुम बड़े चलो। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला ड्रॉ कर दूं मैं इसका। फॉर्मूला बेहद आसान है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पेसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब की क्या लगा देनी चाहिए, थर्ड फॉर्म लगा देनी चाहिए। ठीक है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी चाहिए। सेंटेंस को देखो क्या आ रहा है, हैज़ बीन आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, कैंसिल करिए। फोर्थ वाला देखिए इज आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं बनना, कैंसिल करिए। हैड बीन आ रहा है, नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, वाज और थर्ड फॉर्म। हो गया आंसर। क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म दी थी, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गई और वाज वर आ गया। यही हमारा आंसर है। आपको पता है, ये जान के बड़ा आपको अजीब लगेगा, आप बड़े काफ़ी सरप्राइजिंग हो जाएंगे कि एसएससी ने सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं 28 सेट में, पैसिव वॉइस में। इतना ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़ रहा है पेपर को मेरे को, इतना ज़्यादा डीप, क्योंकि जब मैं उस पेपर को तरीके से, अगर मैं जब उसको सर्च कर रहा हूं तभी मेरे को पता चल रहा है सही गलत का इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आता हूं, 18 कैसे काम करेगा। 18 वाले में अगर आप देखेंगे, प्रॉपरली चेक करते हैं, तो पहले CDBA ये ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है, फिर BADC दिया हुआ है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है DCBA, और फिर दिया हुआ है ABDC। आप अगर इसको प्रॉपरली मैच करें तो उसका क्या ट्रिक लगा सकते हैं सोनू, क्या ट्रिक अप्लाई करो। यस ठीक है, हो गया, ट्रिक अप्लाई हो गया, जो सोचना ही नहीं है, जस्ट हो गया बस। इसमें अर्जुन दिख रहा है, अर्जुन पर्सन का नाम है ना, तो एक बात कंफर्म हो गई कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा नाउन से होती है। किससे होती है, नाउन से, पर्सन के नाम से शुरुआत होती है, उसके बाद में हम प्रोनाउन आता है। तो फर्स्ट नाउन आता है और देन क्या आता है, प्रोनाउन आता है। यही वैल्यू आपको याद रखनी। कैसे करेंगे, फर्स्ट नाउन आएगा तो अर्जुन वाज वन ऑफ द 5 पांडवास ब्रदर, इसको हमने पहला ऑप्शन माना। अर्जुन क्या थे, 5 भाइयों में से एक थे। एंड हु वाज द हीरोज ऑफ द इंडियन एपिक, और वो भारत के जो सबसे बड़ा जो भारतीय एपिक था, यानी महाकाव्य था, कौन सा महाकाव्य, महाभारत, उसके वो हीरो थे। कौन थे वो, हीरो। तो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में सेकंड वाला देखिए, ही वाज द सन ऑफ गॉड इंद्र, इंद्र के वो पुत्र थे। एंड वाज फेमस फॉर द आर्चरी, और वो धनुर्विद्या के लिए फेमस थे। ठीक है भैया, ये सेकंड हो गया। अब चाहिए नंबर 3, हिज हेजिटेशन बिफोर द बैटल अगेंस्ट हिज फैमिली बिकेम द ओकेशन फॉर हिज फ्रेंड चैरिटियर लॉर्ड कृष्णा टू डिलीवर अ डिस्कोर्स ऑफ धर्म। देखिए आप सभी को मालूम है, महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया था जब अर्जुन क्या है, काफ़ी नर्वस हो गए थे। उन्होंने को लगा था कि मेरे सामने मेरे फैमिली मेंबर है और मैं कैसे लड़ाई करूंगा। तो उनको एक सही डायरेक्शन देने के लिए उनके फ्रेंड और उनके चैरिटियर, चैरिटियर कौन होता है, रथवाहक, रथ को चलाने वाला, वो कौन थे, भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको धर्म का ज्ञान दिया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ था, फिर तो सभी को मालूम है, दोज वर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज भगवत गीता। और जो वो ज्ञान दिया गया था कृष्ण भगवान के द्वारा, दैट इज कॉल्ड गीता ज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ये देखिए एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया भैया, क्या दे दिया है, बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, और ये हमारे लिए बड़ा सिरदर्द होने वाला है ये पैराग्राफ। तो बिल्कुल ना घबराएं, मैं इसको हेडेक अभी खत्म कर देता हूँ। देखिए बी कॉमन है, बी कॉमन है, डी और ए ये दोनों कॉमन नहीं है, इनको साइड करो। ठीक है, अब बस ये देखिए बी के बाद में डी आएगा कि बी के बाद में ए आएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हो गया खेल। देखो इन बोला गया है, इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगले अटेम्प्ट में आई सीम टू हैव एक्टेड अंडर द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव इम्पल्स विच लेटर डोमिनेटेड मी टू हार्श एनर्जी एंड नेचर ऑफ द सर्विस ऑफ द मैन। देखिए मेरे अगले अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट के अंदर मेरे अंदर जो छिपी हुई एनर्जी थी वो सामने आई, और वो मानवता की सर्विस के लिए सामने आई। पहले वो जो राइटर था वो इतना ध्यान नहीं देता था, फिर अगली बार उसने उस पर ध्यान देने लगा, और मानवता के लिए यानी मानवता की सर्विस के लिए उसने अपनी उस एनर्जी को लगाना शुरू कर दिया। तो मैं मान लेता हूं ऑप्शन नंबर 1 ये। अब उसके बाद में देखिए, अगर मैं बी के बाद में डी रखता हूं तो आई डिड दिस थ्रू, मैंने ऐसा किया, एनर्जी को लगाया, किसके थ्रू किया, द मीडियम ऑफ मे बग और जून बग।
मे बग और जून बग दोनों के दोनों एक कीड़े की प्रजाति होते हैं जो अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ गोबरेला जैसे कीड़े होते हैं, भारत में गोबरेला कहा जाता है और उनके यहाँ पर क्या बोला जाता है, मे बग या जून बग कहा जाता होगा। ठीक है, ऐसी इसी तरह का उनका डिजाइन है कीड़ों का। अच्छा, अगर मैं बी के बाद में थोड़ा सा ए रख के देखूं, आई वुड अटैच एज मैनी एज 4 ऑफ देम, मैंने उन चारों को अटैच कर दिया। क्रॉस पीस, अरे भैया किन चारों को अटैच कर दिया, किन 4 लोगों को अटैच किया, कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिल रहा है हमको, पता ही नहीं चल रहा है कौन से 4 लोग हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से हो सकता है ऑप्शन नंबर 1। अब क्यों हो सकता है देखिए, मैं आई डिड दिस थ्रू द मीडियम ऑफ मे बग जून बग एज दे आर कॉल्ड इन अमेरिका, मैंने अपनी एनर्जी को एकत्रित कर कर सही डायरेक्शन में लगाया। वो किसके कारण हुआ, वो जो 2 कीड़े थे जिनको देखकर वो आकर्षित हुआ था उसकी वजह से, विच वर वर्टिबली पेस्ट, जो क्या थे, पेस्ट थे, कीड़े थे, इन दैट कंट्री एंड समटाइम ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री बाय शेयर वेट ऑफ दिस बॉडी। और वो क्या करते हैं, कभी कभी पेड़ों की जो है टहनियों को भी तोड़ देते हैं अपने वजन से, या उसको काट कर जैसे भी तोड़ते हों वो, या उस पर झूल कर छोटी छोटी टहनियों को तोड़ देते होंगे वो कीड़े, ऐसे होंगे काट लेते होंगे, जैसे टहनी है उसको काट लिया, गिर गई टहनी, है ना। अब देखिए, अब आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, आई वुड अटैच एज मैनी एज 4 ऑफ देम, कौन कौन से, एक ये मे बग और जून बग, इन दोनों को वो इन चारों को क्या करता है, वो अटैच कर देता है क्रॉस पीसेस, टुकड़ों के ऊपर, rotably arranged to the thin spindles and transmit the motion of the same as a large disk, so drive the concentration power। मेरे हिसाब से कुछ उसने ऐसा किया है कि कुछ सर्कल जैसी किसी वैल्यू के अंदर या सर्कल जैसी डिस्क के अंदर उसने उसको कीड़ों को बिठाल दिया। अब वो जो कीड़ों का जो मूवमेंट है उस वजह से क्या हो रहा है कि डिस्क घूम रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मेरे हिसाब से ऐसा है, इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है और इसी तरह की संभावनाएं हैं इसके अंदर। दीज क्रिएचर्स, अब देखिए कितना सटीक उसने बता दिया है, पहले बोला गया है 4, अब उसके बाद में उसकी प्लूरल वैल्यू को भी बताया गया, दीज क्रिएचर्स वर रिमार्केबली एफिशिएंट, ये जो क्रिएचर हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं, एंड फॉर वंस दे वर स्टार्टेड, एक बार जब ये शुरू हो जाते हैं, दे हैड नो सेंस टू स्टॉप, एक बार जब ये मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं तो इनके पास इतनी समझ भी नहीं होती है कि हमें कब रुकना है, एंड कंटिन्यूइंग रिलिंग्स फॉर द आवर्स, कंटिन्यू ये घूमते रहते हैं, एंड द हॉटर इट वाज द हार्डर दे वर्क। ठीक है, और कुछ समय बाद में जैसे कभी गर्मी भी ज़्यादा होती है तो उनके लिए कठिन काम हो जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। तो उस कीड़े की स्टोरी से उसने अपने जीवन को कनेक्ट करके बताया कि जब वो कीड़े हैं, है ना, जो मे बग और जून बग हैं, वो अपनी साइकिल को रोटेट करते हैं, एनर्जी के साथ में पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि स्टॉप कब होना है। तो इसी तरीके से राइटर भी उस स्टोरी को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके बता रहा है कि शायद मेरे पास भी ऐसी एनर्जी हो कि मैं कंटिन्यू पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, अरे ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, हैं इतने क्वेश्चन आ गए, ये भी ABCD वाला है, जंबल सेंटेंस, ये भी जंबल ऑर्डर है, ये भी जंबल ऑर्डर है, भैया बहुत बड़ा पेपर है ये, पेपर बहुत बड़ा है ना, एक बार आप इसको पढ़िए। देखिए, अगर पेपर के अंदर वो, अगर एग्जामिनर एग्जाम के अंदर हमें 2 पूछ रहा है जंबल सेंटेंसेस, ये वाले ऐसे जो ब्रेक सेंटेंस हैं, तो ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, 2 तो बनते हैं, लेकिन ये 3 आ जाएं तो मेरे को तो लगता है ये काफ़ी पेपर मतलब टाइम कैप्चरिंग हो रहा है ये, है ना। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको एक नज़र कर लेते हैं हम लोग, उसको कैसे करना। तो चलिए अगेन वही मेथड अप्लाई करके देखते हैं, ए और ए, ठीक है भैया सेम है, डी और डी सेम, अब फंस गए सर, अब तो 50-50 हो गया सर, अब क्या करें सर। तो हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमको सी वाला नहीं पढ़ना और बी वाला नहीं पढ़ना, हमको स्टार्ट करना है ए से। देयर इज अ जेनेरिक बिलीफ, ठीक है, दैट दीज मेडिसिन्स, अब दीज का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि मैंने बाजार से वाटर बोतल खरीदी, जैसे मान लीजिए वाटर, ये तो चार्जर है यार, चलो ठीक है दैट मैं छोड़ दीजिए इसको, एक साइड कर देता हूँ। मैंने बाजार से वाटर बोतल खरीदी, ठीक है, ये 10 वाटर बोतल खरीदी, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ ये वाटर बोतल, ये जो दस वाटर बोतल हैं, यानी कि दीज, पहले मैंने बोला 10 वाटर बोतल, वो पहले मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। अब अगली बार जब मैं उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा तो मैं किस प्रोनाउन का यूज़ करूंगा, दीज का यूज़ करूंगा। तो बेटा दीज मेडिसिन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इससे पहले दवाइयों की चर्चा कहीं ना कहीं पे हुई है, तो ए से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, कैंसिल करिए,
सेंटेंस डी से ही शुरू होगा, गारंटेड है। हर्बल मेडिसिन्स आर फ्यू ट्रेंड दीज डेज। कौन सी दवाइयाँ? हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन मतलब औषधियाँ, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली। पहला सेंटेंस हो जाएगा डी। अच्छा, डी के बाद में देखें तो ए आ रहा है, यहाँ पर भी डी के बाद में ए आ रहा है, तो गारंटी है इसके बाद में यही आना चाहिए। देयर इज अ जनरल बिलीव दैट दीज मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन? ये हर्बल मेडिसिन। मैंने बोला ना पहले चर्चा होगी इनकी, तो किसकी चर्चा थी? हर्बल मेडिसिन की। दीज मेडिसिन हील एलिमेंट सेफली। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? बीमारियां, है ना, पीड़ा या कष्ट। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन नो डाउट इसके अंदर हार्म बहुत कम होता है बॉडी को, आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर, और ये हमारी बीमारी को धीरे धीरे करके ठीक भी कर देती है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं वो बीमारी को तो ठीक करेंगी, लेकिन उनके कुछ इफेक्ट भी दिखने लगते हैं बाद में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है हमारे पास में? अब या तो बी लगाइए या सी लगाइए। अच्छा, अगर मैं डी के बाद में बी लगाता हूं तो क्या सिचुएशन बनती है, और डी के बाद में सी लगाता हूं तो क्या बनती है? चलिए पहले डी के बाद में सी लगा के देखता हूं, मैं डी ए सी करके देखता हूं। पॉजिटिव हीलिंग विदाउट अनवांटेड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्राइव द ट्रेन। अच्छा, और अगर मैं ये लगाता हूँ द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली दैट विच डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। देखिए पहले कौन से वर्ड की चर्चा की गई है? एलिमेंट सेफली की। तो इसके बाद में सेफ्टी के बारे में ही चर्चा की गई होगी, तो इसके बाद में ऑप्शन नंबर थर्ड ही रख सकते हैं। द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली, सेफ हीलिंग का मतलब होता क्या है? विच डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। और फिर आएगा पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्राइव द ट्रेन। और पॉजिटिव हीलिंग का मतलब क्या हो गया भैया? आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है उसका हमेशा सकारात्मक इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अब मैंने जहाँ तक यूज़ किया है, जब मैं आयुर्वेदिक अगर कोई कुछ होता है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हूँ तो मुझे तो 100% इफेक्ट दिखता है ना। कुछ लोगों को हो सकता है 90% दिखे। क्लियर हुआ बेटा? ये कोई डाउट है किसी को? अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपके माइंड में आता है तो प्लीज़ आप मेरे को क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप टेलीग्राम कर दीजिए, या आप दोबारा से बोल दीजिए कमेंट में, सर मेरे को वो उस टाइम से उतने टाइम तक का समझ में नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर कुछ और कंटेंट को ऐड कर दूंगा। चलिए, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइक एज पोस्टुलेटेड बाय सिगमंड फ्रेंड। सिगमंड फ्रेंड ने मानवता के जो मनोभाव हैं, है ना, किस तरीके से मानव के दिमाग कैसा साइक हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ उसने बातें बताई हैं। अब क्या बताई हैं? डैश ऑफ ईगो। आपको मालूम है एक प्रश्न, एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में ऑफ आता है, वो कौन सा है? कंसिस्ट। तो कंसिस्ट ऑफ द ईगो, मानव का जो दिमाग है उसके अंदर कुछ ईगो भी होता है। द सुपर ईगो, एक सुपर ईगो भी होता है। एंड द इड, द ईगो फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्शियस ब्रेन। ईगो जो होता है, हम दो तरह के ब्रेन होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है हमारे पास में, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है वो भी जान लेते हैं हल्का सा। जैसे ये आप हैं, तो जो ब्रेन आप बातचीत कर रहे हो बाहर की तरफ, ये है कॉन्शियस माइंड। लेकिन ऐसा ब्रेन जो अंदर के अंदर सेट है वो है सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है हमारा ईगो, विच वर्क्स विद आर द आर्स आर मोस्ट डैश। अच्छा देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो ये अच्छा रहा। आवर कॉन्शियस माइंड विच वी वर्क विद एंड आर मोस्ट डैश ऑफ। कॉन्शियस माइंड ऐसा दिमाग होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं या बातचीत कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो एक्टिव फॉर्म में ही बैठा रहता है। तो वो क्या होता है? अवेयर होता है। क्या होता है? अवेयर। रेसिस्टेंट, रुकावट तो नहीं क्रिएट करता, डरा हुआ भी नहीं होता, और किसी पे आश्रित भी नहीं होता। वो क्या होता है? अवेयर होता है, जागरूक होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कट रहा हुआ यहाँ पे लाइन पे, अभी देख लेंगे, मैं फेस का मूवमेंट इधर उधर कर दूंगा मैं, तो पैराग्राफ कटेगा नहीं है आपका। आगे क्या बोल रहे हैं? द सुपर ईगो फॉर्म सबकॉन्शियस, सुपर ईगो फॉर्म्स कॉन्शियस इन द फॉर्म ऑफ द अनकॉन्शियस एंड वर्क ऑन इट। देखिए ईगो की भी जो उत्पत्ति है वो अचानक से कॉन्शियस माइंड में नहीं होती है, पहले वो सब कॉन्शियस माइंड में होती है, छोटे दिमाग के अंदर होती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसकी उत्पत्ति बढ़ती जाती है, फिर वो ईगो एक बड़ा फॉर्म ले लेता है। वर्क ऑन द, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्क, आपने सुना है ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑप्शन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, काउंटर नहीं होगा, लव नहीं होगा। तो ये जो है ईगो हमारे ब्रेन के अंदर कैसे आता है? समाज में या हमारे कल्चर के प्रभाव से आता है।
द इड्स रिप्रेजेंट आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड कंटेन्स ऑल डैश थॉट डिजायर एंड ड्रीम। अच्छा, देखिए जो ईगो है, जो जो हमारे दिमाग के अंदर आता है, ये सबकॉन्शियस माइंड की एक उपज होती है। और ये कहाँ से मिलता है हमको, ये किस किस चीज़ों को बनाता है, हमारे विचारों को बनाता है, और जो है हमारे डिज़ायर्स को या ड्रीम को बनाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से होना चाहिए रिप्रेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिप्रेस्ड इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें सेट होती हैं, रिप्रेस्ड समाहित करके रखता है वो। फिर बोला है सैंक्शन नहीं होगा, हैवी नहीं होगा, लीगल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट देखेंगे। ड्रीम्स वर्क एज अ फ्री पैथवे, ये थोड़ी सी लाइन कट रही होगी यहाँ पे, देख लेना। पैथवे इनटू द सबकॉन्शियस माइंड विच इज एन इनएसेसिबल जोन ऑफ द जर्नल। देखिए हमारे जो सपने होते हैं वो एक खुले रास्ते पर गमन कर रहे होते हैं, और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहे होते हैं। ये क्या होते हैं, पहुंच के बाहर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ सेट हो जाए ना, आप जी मर्जी चाहे कुछ भी करते रहो, वो छोटा वाला दिमाग आपसे वही करवाने वाला है। इट कैन आल्सो कंटेन्स डैश सीन ऑन इमेजेस दैट अपेरेंटली हैव नो रिलेशन टू एनीथिंग रिलेटेड टू द पर्सन। तो भैया ये क्या होता है कि कभी कभार हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक विचित्र रूप में भी एक्ट करता है। चाहते तो हम सफलता हैं, लेकिन मिलती असफलता है हमको। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड में आपने सेट कर लिया कि मेरा को सिलेक्शन लेना है, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये 25 में ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बढ़ेगा, बिजार। बिजार का मतलब होता है विचित्र। ठीक है, तो बेटा आज का सेशन में इतना ही है सेट नंबर 28 के अंदर। कल हम लोग करने वाले हैं 29 नंबर सेट। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अच्छे से तैयारी करें। सी यू नेक्स्ट सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।